हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का धरातलीय स्वरूप। तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे और सारी वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट लगेगा, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा पास आ गया है ना। तो जो भी हम लोगों को लगेगा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करते चलेंगे, और जो लगेगा कि ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ के धरातल को बाह्य भूदृश्य एवं उच्चावच के आधार पर निम्न भौतिक भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में है चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी, दूसरा है छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, तीसरा है मैकल श्रेणी, चौथा है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो छत्तीसगढ़, मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ का मैप है, तो ये जो उत्तरी वाला भाग है ना वो चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी वाले एरिया में आएगा, और ये जो दक्षिण वाला भाग है यहाँ पर अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ वाले एरिया में आएगा। अब आगे देखिए, सबसे पहले चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी, तो उत्तरी भाग में इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो देवगढ़ है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर आ गया कि चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या है, देवगढ़। फिर जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, अंबिकापुर के क्षेत्र में ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अब आगे देखिए छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ भी उत्तरी भाग में ही है, और इस क्षेत्र में सघन वन मौजूद है। कुसुमी, रामानुजगंज, कोरबा और धर्मजयगढ़ क्षेत्र इत्यादि में ये फैला हुआ है। फिर मैकल श्रेणी बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, यह नर्मदा और महानदी की प्रवाह प्रणाली को भी विभाजित करती है। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर ये आ गया कि नर्मदा और महानदी प्रणाली को विभाजित करने वाली पहाड़ी क्षेत्र कौन सी है, और चारों ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैकल श्रेणी। आगे देखिए अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, मैंने बता दिया ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में है, जो कि जहाँ पर बस्तर और सर्वाधिक वर्षा वाला दुर्गम क्षेत्र है। अब आगे देखिए, आगे हम लोगों को देखना है मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो राज्य का हृदय प्रदेश, धान का कटोरा, पंखाकार, इसके उपविभाग हैं बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, हसदो मांड मैदान, शिवनाथ पार मैदान, शिवनाथ महानदी दोआब इत्यादि। फिर बस्तर का मैदान, तो दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में यह गोदावरी एवं सबरी नदी का मैदान है। शबरी नदी का मैदान कौन सा है, बस्तर का मैदान। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ है, ये आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। तो शुरू में क्या था ना कि ये जो महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़ का जो ये वाला एरिया था, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे, तो ये दोनों जुड़ा हुआ था। तो जो गोदावरी नदी है वो माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में भी वो जो है वो प्रवाहित होती थी। और शबरी नदी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, वो भी इसी एरिया में आता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पर दोनों का मेल है, गोदावरी एवं शबरी नदी। फिर आगे देखिए रिहंद बेसिन, उत्तरी सीमा पर गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा वाड्रफ नगर। फिर उसके बाद है कन्हार बेसिन, फिर है सरगुजा बेसिन, और उसके बाद है हसदो रामपुरा बेसिन। अब आगे देखिए पठार क्षेत्र, तो पेंड्रा लोरमी का पठार पहला पठार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बस्तर का पठार। बस्तर का पठार को दंडकारण्य का पठार भी कई बार कहते हैं, ठीक है, जो कि खनिज से संपन्न है, वनों से आच्छादित है। इंद्रावती और शबरी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं बस्तर के पठार की। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि बस्तर के पठार की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है, और 4 नदियों का ऑप्शन ऐसे करके दिया जाएगा जिसमें एक ऑप्शन में 2 नदी होगी। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है इंद्रावती और शबरी नदी, तो जिसको पता होगा कि हाँ बस्तर के पठार में इंद्रावती और शबरी नदी बहती है तो वो इसको टिक करेंगे। हालांकि ये आपका करेक्ट आंसर होगा, और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसीलिए इसको याद रखना है। फिर देखिए दुर्ग उच्च भूमि, तो दिल्ली राजहरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहीं स्थित है। कहाँ पर, दुर्ग उच्च भूमि में। आगे देखिए धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। फिर आगे देखिए पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र में पहला है मैन पाट, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। तिब्बतियों की शरण स्थली है, ठंडा प्रदेश है, बॉक्साइट की उपलब्धता है। फिर है दक्षिणी अंबिकापुर एवं सीतापुर में इसका मेन एरिया जो है वो फैला हुआ है। फिर है जारंग पाट,
ये सरगुजा के सीतापुर क्षेत्र में है। फिर है सामरी पाट, ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा, वो सामरी पाट में ही स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार PYQ में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है। फिर देखिए जसपुर पाट छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमा पर वनाच्छादित राज्य का सबसे बड़ा पाट जो है वो जसपुर पाट है। याद रखिएगा, राज्य का सबसे बड़ा पाट, वहाँ पर आप सामरी पाट नहीं टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो वो आपका सामरी पाट में, और सबसे ऊंची चोटी का नाम है गौरालाटा, ठीक है, गौरलाटा सॉरी। और जसपुर पाट जो है वो सबसे बड़ा पाट है। यहाँ पर ये देखिए छत्तीसगढ़ प्राकृतिक प्रदेश एवं उसका विस्तार। तो सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र में पूर्वी बघेलखंड का पठार और उत्तरी पाट और पठार प्रदेश इत्यादि आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले है चांग भखार देवगढ़ पहाड़ी, मैंने आपको बताया कोरिया सरगुजा में इसका विस्तार है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, सूरजपुर कोरबा। फिर है पत्थल गांव लेलुंगा पठार जशपुर, मैनपाट सरगुजा जो कि अंबिकापुर में है, जारंग पाट सरगुजा। मैनपाट जारंग पाट दोनों ही सरगुजा में है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट भी है। फिर सामरी पाट या फिर जमीरा पाट, ये बलरामपुर में है। जसपुर पाट जशपुर में है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने बताया सबसे बड़ा पाट जसपुर पाट है। फिर है रिहंद बेसिन बलरामपुर, कन्हार बेसिन बलरामपुर, सरगुजा बेसिन सरगुजा, हसदो-रामपुरा बेसिन कोरिया, कोरबा बेसिन कोरबा। इससे वन लाइनर क्वेश्चन इजीली बनाए जा सकते हैं, इस वजह से इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देखिए मध्य का मैदानी भाग छत्तीसगढ़ का मैदान। तो दुर्ग रायपुर मैदान, बिलासपुर रायगढ़ मैदान, शिवनाथ एवं महानदी बेसिन, बिलासपुर जांजगीर, फिर रायगढ़ राजनांदगांव इत्यादि में ये फैला है। फिर है दुर्ग उच्च भूमि, बालोद राजनांदगांव, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, धमतरी महासमुंद गरियाबंद इत्यादि। और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो पठारी भाग है, ठीक है, वो दंडकारण्य का पठार कहलाता है। ये छत्तीसगढ़ का मेन जो है वो पठार है। इसमें बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, बस्तर का मैदान, कोटरी बेसिन शामिल है। फिर मैकल श्रेणी में कवर्धा राजनांदगांव बिलासपुर शामिल है। पेंड्रा लोरमी का पठार बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और कोरबा इसमें शामिल है। अब आगे देखिए यहाँ पर बघेलखंड का पठार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैप से देख लीजिए। फिर पूर्वी पाट पठार क्षेत्र, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। मैकल श्रेणी कहाँ पर है, फिर यहाँ पर आप इधर की ओर जाएंगे तो ये आपको MP मिलेगा, ठीक है। तो MP और CG की विभाजन रेखा भी कह सकते हैं आप इसको, हालांकि इसका भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में भी मैकल श्रेणी मौजूद है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विभाजन। यहाँ पर आपको दंडकारण्य का पठार दिखाई दे रहा होगा, बस्तर का पठार, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी, दंडकारण्य का पठार, बस्तर का मैदान और ये छत्तीसगढ़ का मैदान। ये आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। कोटरी बेसिन बहुत फेमस है, कोटरी बेसिन यहाँ पर है दंडकारण्य के पठार के ऊपर। अब आगे देखिए प्राकृतिक प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ राज्य देश के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। इतना तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का आंतरिक भाग सपाट मैदान है। प्रदेश के चारों ओर ऊंचे उठे भाग हैं। भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। आगे देखिए बघेलखंड का पूर्वी पठार। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित इसमें कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा जिला, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से कर्क रेखा निकलती है। इस क्षेत्र की जो फेमस रिवर है वो कौन कौन सी है, रिहंद, सोन इसके प्रमुख उपविभाग हैं। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पाट पठार प्रदेश में बेसिकली जसपुर सामरी पाट आता है। यहाँ पर देखिए पूर्वी सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर जिले में यह छोटा नागपुर के पाट प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ गौरलाटा चोटी जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। फेमस रिवर कौन कौन से हैं, ईब, शख बेसिकली ये शंख है, कन्हार इसके उपविभाग हैं। इसके उपविभाग कौन कौन से हैं, जसपुर पाट, सामरी पाट, जमीरा पाट, जारंग पाट, मैन पाट, पंडरा पाट, पत्थल गांव, लेलुंगा पठार। तो याद रखना है ये सारे जसपुर सामरी पाट में आते हैं। अब देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान। तो यह महानदी अपवाह क्षेत्र में आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, याद रखना है इस बात को। मध्य के मैदानी भाग में रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद, दुर्ग
राजनांदगांव, धमतरी, कवर्धा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली जिले आते हैं। यह क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। यानी अभी हम लोगों ने जब छत्तीसगढ़ का मैप देखा तो आप लोगों ने देखा होगा इस वाले एरिया में क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है। और यही जो छत्तीसगढ़ का मैदान वाला एरिया है, यही बेसिकली धान का कटोरा कहलाता है। और ये छत्तीसगढ़ का मैदान में मेनली शिवनाथ, महानदी, हसदो, अरपा नदी बहती हैं। फिर आगे देखिए दंडकारण्य प्रदेश या दक्षिणी पठार। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित विस्तार कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जिले में है, ठीक है। और इस क्षेत्र की प्रमुख नदी इंद्रावती, शबरी, शंकिनी है। और यह जनजाति एवं खनिज बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा? दंडकारण्य का पठार। आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है। फिर आगे देखिए पूर्वी बघेल खंड का पठार। तो सामान्यतः यह पश्चिम में सोन नदी, दक्षिण में मैकल श्रेणियाँ, महानदी बेसिन एवं पूर्व में छोटा नागपुर के मध्य का असमतल पहाड़ी क्षेत्र जो है वो बघेल खंड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप बघेल खंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बघेल खंड, तो बघेल खंड के यहाँ पर बोल रहा है कि इसके पश्चिम की ओर जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सोन नदी मिलेगा, ठीक है। दक्षिण में जाएंगे तो आपको मैकल श्रेणी मिलता है। पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको एक नागपुर के मध्य असमतल पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। ये तीनों से ही घिरा हुआ जो एक भूभाग है वह बघेल खंड के नाम से जाना जाता है। बघेल खंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है। ये आपका यहाँ पर आपका एमपी आएगा, ठीक है। तो ये एमपी का कौन सा भाग होगा? उत्तर पूर्वी भाग होगा। तो आप यहीं पर देख सकते हैं बघेल खंड का पठार भी कहाँ है? इसी एरिया में है। बघेल खंड का जो पठार है ना वो मुख्यतः सोन बेसिन का भाग है। ये नोट डाउन कर लीजिए कि बघेल खंड का जो पठार है वो सोन बेसिन का भाग है। एक और बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरी गला जो है वो थोड़ी ठीक नहीं है आज, तो इस वजह से आप लोगों को अगर जो डिस्टर्बेंस होगी आप लोग प्लीज़ उसको मैनेज कर लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे जो है वो मेरा जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए। वापस सब क्लास पर आते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। इस क्षेत्र में चांग भखार, देवगढ़ पहाड़ी, छुरी, उदयगढ़ की पहाड़ी है। चांग भखार, देवगढ़ पहाड़ी का विस्तार कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा में है, जबकि छुरी, उदयपुर की पहाड़ियाँ सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ में विस्तृत है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेंगे। और एक और बात, कन्हार बेसिन जो है वो बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील में आता है। तो अगर आपको इतना भी पता है कि कौन से जिले में कन्हार बेसिन है तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कन्हार बेसिन जो है वो बलरामपुर जिले में आता है। फिर एक और बात कि इस क्षेत्र में स्थित गोंडवाना काल की चट्टानों में कोयला मिलता है। फिर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों में अपवाह को अगर ध्यान से देखें तो बघेल खंड का जो पठार है वो गंगा एवं महानदी के जल द्विविभाजक का दक्षिणी भाग है। यद्यपि बघेल खंड का प्रदेश मुख्यतया सोन नदी अपवाह क्षेत्र में आता है। मोहन, रिहंद, कन्हार, हसदो, गोपद, बनास आदि उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण में हसदो नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए कर्क रेखा जो है वो इस प्रदेश के यानी कि छत्तीसगढ़ के लगभग मध्य से गुजरती है, जो कि बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया जिले से होकर जाती है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्क रेखा जब छत्तीसगढ़ से गुजरती है तो बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से होकर जाती है। आगे देखिए यह क्षेत्र आर्कियन युग गोंडवाना कल्प की चट्टानों से मुख्यतः बना है। इसमें अंशतः धारवाड़ एवं गोंडवाना क्रम के शैल भी पाए जाते हैं। फिर गोंडवाना शैल के समूह से कोयला प्राप्त होता है। फिर आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है कि यहाँ पर वनों की अधिकता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं एवं साल वन बहुतायत से है। इस क्षेत्र में वनोपज अच्छी मात्रा में होता है। और याद रखना है इस बात को कि ये जो है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है अंशतः, यानी कम मात्रा में लेटेराइट मिट्टी, अधिक मात्रा में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से पूर्वी बघेल खंड का जो पठार है वो आपका कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, प्रमुख फसलें भी एक बार देख लीजिए। चावल, ज्वार, मक्का, गेहूँ, जौ, दलहन, तिलहन इत्यादि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और कृषि एवं खनिज
का जो उत्खनन होता है वो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। फिर उसके अलावा देखिए इस क्षेत्र में पर्यटन स्थलों में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, अनेक जलप्रपात और अभ्यारण्य हैं। तो अगर आएगा मान लीजिए कि कौन से पठार वाले एरिया में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में। फिर आगे देखिए जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो पाट ऊंचे पठारी वाले क्षेत्र है, इनका किनारा तीव्र ढाल वाला है। वस्तुतः पाट एक उच्च समतलीय एवं पठारी स्थलाकृति होती है। यानी कि मान लीजिए हम लोगों ने जैसे पहाड़ सुना ना, ऐसे होते हैं पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठीक है, लेकिन जो पठार होगा वो आपकी मान लीजिए उसकी ऊंचाई बहुत कम होगी, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा। तो पठार जो है वो जनरली पठारी स्थलीकृति आपकी पाट कहलाते हैं, लेकिन जो थोड़ा ऊंचा होता है, मतलब पठार तो आप थोड़ा छोटा भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ऊंचे पठार होते हैं ना, कुछ पठार तो ऐसे होंगे ना ऊंचे ऊंचे, वो पाट कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित यह छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र का ही विस्तार है और ये बलरामपुर जिला, पूर्वी सरगुजा जिले के दक्षिणी अंबिकापुर, सीतापुर, लुंड्रा और सामरी, जसपुर जिले के बगीचा एवं जसपुर, कुनकुरी एवं पत्थलगांव तहसीलों तक विस्तृत है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है 1225 मीटर, ठीक है, 1225 मीटर, ये सामरी पाट में स्थित है। फिर आगे देखिए पाट प्रदेश एवं पठार। तो यह क्षेत्र जो है समान ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र न होकर असमतल एवं असमान पहाड़ियाँ एवं पाट है। इस क्षेत्र में मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जमीरा पाट और जसपुर पाट, पंडरा पाट, लहसन पाट स्थित है। याद रखिएगा किसमें, तो जसपुर पाट में। और एक और चीज़ कि यहाँ पर ऊपरी सतह के घिसाव के कारण यहाँ लैटेराइट मिट्टी का जमाव पाया जाता है। और एक और चीज़ कि जसपुर पाट जो है वो क्षेत्रफल में प्रदेश की सबसे बड़ी पाट भूमि है। फिर आगे देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों में है इस प्रदेश की रचना जो है वो अत्यंत प्राचीन शैलों से हुई है। हम सबको पता है कि जो छत्तीसगढ़ की रचना हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्राचीन तरह के चट्टानों से हुई है। तो यह क्षेत्र आर्कियन युग एवं गोंडवाना कल्प की चट्टानों से मुख्यतया बना है। इसमें अंशतः धारवाड़ एवं गोंडवाना क्रम के शैल भी पाए जाते हैं। आगे देखिए अपवाह। इस क्षेत्र में 3 नदी प्रणालियां हैं। पहली महानदी की शाखा ईब एवं मांड नदी, दूसरी ब्राह्मणी की शाखा शंख नदी, फिर सोन की शाखा कन्हार नदी। अपवाह प्रणालियां कितने हैं, 3। महानदी की शाखा ईब एवं मांड नदी, ब्राह्मणी की शाखा शंख नदी और सोन की शाखा कन्हार नदी। और जलवायु देखिए, यहाँ की जलवायु उष्णार्द्र एवं शुष्क अर्थात उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यहाँ वर्षा अधिक होती है, वनाच्छादित पहाड़ियों वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ वर्षा अधिक होती है। फिर आगे देखिए छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ का मैदान जो राज्य का हृदय प्रदेश है और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो उत्तर में सरगुजा, रायगढ़ के पठार, दक्षिण में बस्तर के पठार एवं पश्चिम में मैकल श्रेणी के मध्य स्थित है। चारों ओर ऊंची भूमि से घिरा छत्तीसगढ़ का पंखाकार मैदान लगभग 26,680 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। एक और बात याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ है वो बेसिकली 2 तरह के मैदानी भागों में बटी हुई है। पहला उत्तरी क्षेत्र और दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में इस क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः बिलासपुर, जांजगीर एवं रायगढ़ जिले में है। बिलासपुर, रायगढ़ का मैदान, हसदो मांड का मैदान, मांडपार क्षेत्र आदि इसके उपक्षेत्र हैं। हसदो, अरपा, मांड, केलो, आगर एवं मनियारी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। दक्षिणी क्षेत्र पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ के मैदान का दक्षिणी भाग मुख्यतः महानदी शिवनाथ नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह मैदान रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा एवं राजनांदगांव जिले तक विस्तृत है। छत्तीसगढ़ के मैदान को बेसिकली कितने उपभागों में बांटा जा सकता है। पेंड्रा लोरमी का पठार, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। छत्तीसगढ़ के मैदान को इन भागों में विभाजित किया जा सकता है। और याद रखिएगा पेंड्रा लोरमी के पठारी क्षेत्र में पलमा चोटी है, लाफागढ़ की चोटी है, उसकी ऊंचाई भी देख लीजिए और नोट कर लीजिए।
देखिए, मैकल श्रेणी जो कि छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग के क्षेत्र में ही आता है, उसका सबसे ऊंचा भाग जो है वो बदरगढ़ है। क्या है? बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। इसको अभी आप नोट करेंगे। उसके अलावा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, इसका सबसे ऊंचा भाग धारी डोंगर है। क्या है? धारी डोंगर। अब आगे देखिए मुख्य विशेषताएं। तो इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है वो मुख्यतः आर्कियन युग एवं कडप्पा युग की चट्टानों से बना होता है। मैदानी प्रदेश होने के कारण इस क्षेत्र का जो पहाड़ी क्षेत्र है उससे तापमान क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र चूंकि ऊंचाई पर होते हैं तो वो क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान, वो कैसा है? गर्म है। फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि यह क्षेत्र राज्य का औसत वर्षा वाला क्षेत्र है। वहीं मैकल श्रेणी के निकट एक वृष्टि छाया प्रदेश भी बनता है। इस क्षेत्र में जलोढ़ एवं लाल पीली मिट्टी का विस्तार है जो सामान्यतः उपजाऊ होती है। यह लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा देखिए यहाँ लिखा है महानदी शिवनाथ, हसदो, मांड, जोंक, पैरी, सोंढूर, अरपा, मांड, केलो, आगर, मनियारी, लीलागर, अरपा, खारून, तांदुला आदि नदी क्षेत्र है। लेकिन सबसे प्रमुख कौन सी है? महानदी। फिर आगे देखिए, कवर्धा तहसील के उत्तरी भाग से नर्मदा की सहायक नदी बंजर का उद्गम हुआ है। बंजर किसकी सहायक नदी है? अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है तो याद रखिएगा, ये नर्मदा की सहायक नदी है। मान लीजिए क्वेश्चन में नर्मदा भी रहा, महानदी भी रहा, ठीक है, शिवनाथ नदी भी रहा, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ याद होना चाहिए कि कवर्धा में नर्मदा की सहायक नदी बंजर का उद्गम स्थल है। आगे देखिए फिर आगे यहाँ देखिए कि कृषि एवं खनिज उत्खनन, इन पर आधारित उद्योग यहाँ के प्रमुख व्यवसाय हैं। फिर यह क्षेत्र मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, यहाँ इस क्षेत्र में जनसंख्या की सघनता जो है वो अधिक है। फिर इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन स्थल क्या है? वो भी अधिक है, जैसे कि शिवरी नारायण हो गया, राजिम हो गया, खरौद हो गया, शिरपुर हो गया इत्यादि। तो अब आपका छत्तीसगढ़ का जो मैदान है जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आपका अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। नेक्स्ट है हम लोगों का दंडकारण्य का पठार। आज ये का मतलब आज जो है वो दंडकारण्य का जो पठार है ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जो भी होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जलवायु शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ की। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिणी पठार या दंडकारण्य का पठार स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर के लगभग है। और याद रखिएगा, दक्षिण के पठार में कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इत्यादि जिले आते हैं। और इसके मुख्य उपविभाग में बस्तर का मैदान, इंद्रावती बेसिन, अबूझमाड़ की पहाड़ी। और दंडकारण्य का जो पठार है वो लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। फिर है बस्तर के पठार की पश्चिम में अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ मिलती है। उसके अलावा इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। मुख्य विशेषताओं में पहला है, यह क्षेत्र आर्कियन युग एवं कडप्पा कल्प की चट्टानों से बना है तथा धारवाड़ युग के शैलक्रम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इंद्रावती नदी की जो घाटी है वो बस्तर के पठार को उत्तर एवं दक्षिणी भागों में विभक्त करती है। यह क्षेत्र वनाच्छादित पहाड़ियों वाला क्षेत्र होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। फिर अबूझमाड़ जो प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो भी इसी जगह पे मौजूद है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि दंडकारण्य के पठार में ही अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, यह खनिजों के मामले में समृद्ध भूमि है। यहाँ के धारवाड़ सेल समूह से लौह अयस्क प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में स्थित बैलाडीला की पहाड़ियाँ अपने श्रेष्ठ किस्म के लौह अयस्क के लिए फेमस है। इस क्षेत्र में टीन, हीरा, बॉक्साइट और सोना भी मिलता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दंडकारण्य का पठार है वो कितना महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखिए, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ इंद्रावती, शबरी, कोटरी, डंकिनी, शंकिनी, नारंगी, गुदरा और नंदीराज हैं। फिर जगदलपुर के निकट इंद्रावती प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात भी बनाती है, वह भी कहाँ है? दंडकारण्य के पठार में है। फिर आगे देखिए, साल वनों का द्वीप भी इसे कहा जाता है बस्तर क्षेत्र को। बस्तर क्षेत्र कहाँ है? दंडकारण्य के पठार में, जिसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल और रेतीली है जो कि कम उर्वर है। फिर उसके बाद यहाँ
कृषि जो है वो पर्याप्त विकसित नहीं है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ही जब उर्वर नहीं है तो कृषि कैसे होगा, ठीक है। फिर सिंचाई की अल्प सुविधा है, इस वजह से भी यहाँ पर जो जनरली क्या होते हैं, मोटे अनाज उगाए जाते हैं जो कि कम पानी में भी उग जाते हैं, क्योंकि सिंचाई की सुविधा मतलब उचित मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। एक और बात देखिए, ये जनरली नक्सलवादी समस्या से ग्रस्त क्षेत्र है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है ना, दंडकारण्य के पठार में। फिर यहाँ पर बस्तर के दशहरा की जहाँ विश्वव्यापी ख्याति है, वहीं आदिवासी नृत्य यथा गौर, लेंजा, कर्मा और घोटुल जैसी संस्थाएं सदैव से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बनती हैं। यह जो क्षेत्र है वो घड़वा, ढोकरा शिल्प, काष्ठ शिल्प आदि लोक शिल्प के लिए भी विश्वविख्यात है। याद रखिए, घड़वा शिल्प, ढोकरा शिल्प और काष्ठ शिल्प ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है ना। जो ये छत्तीसगढ़ का साउथ वाला एरिया, ये बस्तर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो आदिवासी इलाका है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन? घड़वा, ढोकरा शिल्प या काष्ठ शिल्प। लोक शिल्प के लिए ये विश्वविख्यात है, जो कि दंडकारण्य के पठारी इलाके से आता है। अब अगली क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के जलवायु पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।